हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। फाइनली अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आयुषी पांडे, आपकी केमिस्ट्री मेंटोर एक्सक्लूसिवली फॉर नीट प्रिपरेशन। तो आज का जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना वो थ्रू आउट द केमिस्ट्री यूज होने वाला है। आपकी 11th की केमिस्ट्री है ये, 12th में भी इसके एप्लीकेशंस आप देख पाओगे। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इस चैप्टर को और एंड तक बने रहेंगे हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट के चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सब टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा पता होना चाहिए ना, थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलना चाहिए कि चैप्टर स्टार्ट कर क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। तो आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है ना। क्यों साइंस आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, फिर उसका फर्केशन हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ऐसा क्यों हुआ, और स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है हमारी रियल लाइफ में। ये सारी चीजें सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देती है ना। आप थोड़ा मोटिवेटेड फील करोगे कि चलो ये चीज पढ़ रहे हैं तो हमारे किसी काम की है। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लेक्चर में हम यही जानने वाले हैं। सेकेंड चीज जो हम पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, ये जो आज का लेक्चर है हमारा, ये नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या नहीं ये मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको पढ़ना क्यों है, केमिस्ट्री को जानना है, किस लेवल पर जानना है, उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और कि जहां पर भी मुझे लगेगा ये चीज हम सारे चैप्टर्स के लिए करेंगे, ठीक है, हर लेक्चर के लिए करेंगे, हर टॉपिक के लिए करेंगे। जहां पर भी मुझे लगेगा कि नीट के पर्सपेक्टिव से ये चीज भाई इंपॉर्टेंट है, यहां से तो क्वेश्चन निकल कर आता है, तो मैं वो चीज बार बार आपको बता दूंगी। तो उस चीज को अपने नोट्स में, जो भी आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो उसमें नोट डाउन कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, VIP लिख लेना, जो करना है कर लेना, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट को हम मिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप इतना समझिए कि क्वेश्चन वहीं से निकल कर आता है। ऑल्दो पढ़ना हमें सब कुछ है, लेकिन एक होता है ना कि एंड टाइम है और अब क्या पढ़ें, इतने सारे नोट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, कैसे मैनेज करें। तो भाई उस चीज के लिए कंक्लूसिव नोट्स हम बनाने वाले हैं। क्या रहेगा उसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन निकल कर आता है, वो चीज हम अपने नोट्स में यही रखते हैं। देखो, नोट्स को जितना भी सिंपल रखोगे ना, जितना ज्यादा सिंपल रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बुक तो ऑलरेडी है हमें थ्योरी देने के लिए, लेकिन उस थ्योरी में से हमने क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है, क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली है जो हमारे काम की है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट इज सेड कि ये इफेक्टिव नोट्स हैं, है ना। तो ये हम हर टॉपिक के लिए करने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना टॉपिक। उससे पहले नीट कोर्स मॉड्यूल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको मिलने वाली है, जो हर लेक्चर के स्टार्टिंग में होती है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, या जो भी हमारे लेक्चर में होता है वो है, पहले हम मेनली टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। जो भी चैप्टर है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको धीरे धीरे पूरा हम करके कवर कर लेते हैं। तो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है हर टॉपिक के लिए, एक भी टॉपिक मिस नहीं होने वाला है। ओके, सेकेंड चीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसको तो भाई स्टार मार्क कर लो। रीजन क्या है? जो भी हमने पढ़ा है उसमें से क्या आएगा, किस तरह का क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, ये हमें किससे पता चलेगा? डेली प्रैक्टिस पेपर्स से, ओके, या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप जो बोलते हो, ये आपको मिलेंगी PDF फॉर्मेट में इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक विल बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। 15 to 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एक PDF में। अगर ऐसा कभी होता है कि एक टॉपिक में उतने क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं तो हम 2 टॉपिक्स को क्लब करके DPP कर लेंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस मुद्दा ये है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि पेपर्स दे दिए, क्वेश्चंस दे दिए, प्रॉब्लम्स दे दी सॉल्व करने के लिए, अब कैसे सही किया है नहीं किया है कैसे पता चलेगा? अरे भाई, हमने इनिशिएटिव लिया है ना आपकी प्रिपरेशन करवाने का, तो ये इनिशिएटिव भी हम ही ने लिया है कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम आपको दें, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे।
किस फॉर्मेट में? वीडियो के फॉर्मेट में। ठीक है, चलो इसके बाद जो फोर्थ चीज है वो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कब मिलेंगे आपको? जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब आप पूरा चैप्टर कर लोगे एक बार कंप्लीट, उसके बाद आपको ये एमसीक्यूज मिलेंगे। इसके साथ पीवाईक्यू वीडियोस। अब भाई इस पे भी स्टार मार्क कर लो। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, ये जहां जहां पर क्वेश्चन वाली बात आ रही है, प्रॉब्लम्स वाली बात आ रही है, तो वहां पर मैं आपको स्टार मार्क करवा रही हूं। क्यों? क्योंकि जो आप नीट का पेपर देने जा रहे हो ना, उसमें जो हीरो है वो है एमसीक्यूज। ये ही हमें वहां जाकर फेस करना है। हमें कोई थ्योरी लिखने को नहीं आएगी, ठीक है, कोई डेरिवेशन सॉल्व करने को नहीं आएगा, हमें फेस करना है एमसीक्यूज। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आपकी कब होगी? जब आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसके साथ फॉलोड बाय दैट आप क्या सॉल्व करने वाले हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं तो वही है इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो हमें बताएगा कि फाइनली हमारी प्रिपरेशन तो एक टॉपिक की हो गई और हमने रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, लेकिन क्वेश्चन कौन सा आया था प्रीवियस ईयर में? जरा देखें, पता लगाएं, सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो ये चीज आपको पीवाईक्यू से पता लगेगी। कभी कभी होता है कि डीपीपीज में हम हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, लेकिन क्या वो लेवल रिक्वायर्ड है? क्या पीवाईक्यूज में उतना पूछा भी जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है? ये सारी चीजें जो हैं आपको कंक्लूजन के साथ मिलने वाली हैं जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे। देखो, एक प्रेपरेशन होती है टीचर करवाता है, एक प्रेपरेशन होती है आप टीचर को फॉलो करके करते हो, है ना। तो ये चीज अपनी बहुत सॉलिड रखना कि जो भी हम कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, डीपीपी कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, इसके बाद क्या एनालिसिस किया है आपने, आपसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो दोबारा करो, बन रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो चीज ना बने, है ना, ऐसा होता है, ह्यूमन ब्रेन है, नेचुरल है, हम चीजें भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमें लगेगी प्रैक्टिस। तो ये जो एनालिसिस वाली चीजें हैं कि कहाँ पर कोई चीज इजीली बन जा रही है, कोई चीज इजीली नहीं बन पा रही है, ये सारी चीजें हमें अपनी खुद से एनालाइज करनी होगी, क्योंकि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग होती है। ठीक है, हो सकता है चीजें एक बार में समझ आ जाए, हो सकता है लेट हो जाए, हो सकता है एक दो बार करने के बाद में समझ आए, है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारी एनालिसिस हम अपने लिए खुद करने वाले हैं। चलो, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके रहेंगे, वीकली लाइव सेशंस रहेंगे, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं आप बता सकते हो रिलेटेड टू द चैप्टर, वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, भाई फिर से ये मेन चीज, ये जो टेस्ट है ना, ये क्या करता है, क्या बता देता है कि हम कितने पानी में हैं, है ना, सुना होगा आपने। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि पढ़ तो लिया, ठीक है, अब बन रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं बन रहा है। ऐसा भी कभी होता है, पता है, कि अगर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं चीज को, तो आपको ये हेल्प करेगा कि कितना बन पा रहा है, कितना नहीं बन पा रहा है, इसकी एनालिसिस आपकी टेस्ट पेपर्स के थ्रू होगी। और जो मैंने आपको नीट ओवरव्यू में बताया था कि हमें मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एंड व्हाट इज़ द रीज़न, आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, वो आपकी कैलकुलेशन बूस्ट करता है, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आपको पूरा एग्जाम का फील दिलाता है कि हाँ भाई ऐसे ही एग्जाम आने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चंस फिक के आने वाले हैं, तो शूट होने वाले हैं हमारी तरफ, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, ये सब आपका जितना ज़्यादा टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है। चलो, इसके बाद आता है गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ें आपको नीट मॉड्यूल में ये सब रहेगा कि क्या नया चेंज आया है रिलेटेड टू द एग्जाम, ओके, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ हो गया ऊपर नीचे, क्या कि मतलब एज रेस्ट्रिक्शन, अभी तो कुछ भी नहीं है, अब क्या आ गया है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। आप सिर्फ अपनी प्रेपरेशन पर पूरा फोकस करो, ठीक है। फिर आएगा चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद फिर हम वन शॉट रिविजन करने वाले हैं चैप्टर्स का। फाइनली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसके लिए कब प्रिपेयर्ड होंगे हम, फुल फ्लैश प्रिपरेशन कब होगी, जब सारे चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ देखो, लेवल वाइज प्रिपरेशन होती है, हम ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर मॉडरेट पर पहुंचते हैं, फिर
टॉप टियर पे पहुंचते हैं। तो क्या मिल रहा है हमें इससे? हमें इससे हर लेवल की तैयारी मिल रही है, ठीक है, मतलब हमारी हर लेवल की तैयारी हो रही है। फाइनली जब हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को फेस कर सकते हैं तो उसके लिए हमें पहले अपने आप को वीकली, मंथली टेस्ट या हाफ ईयरली टेस्ट, इन सब के लिए पहले बूस्ट अप करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो उस चीज को हम नहीं छोड़ेंगे गाइज। दिस इज ऑल अबाउट द नीट कोर्स मॉड्यूल। ये हमारे पूरे नीट कोर्स मॉड्यूल में है, आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है। अब काम आपका है कि आप एक अच्छे फॉलोअर बनो, अपनी टीचर्स, अपने मेंटर्स की बात मानो और अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखो, जारी रखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विथ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, पहले जान लेते हैं केमिस्ट्री है क्या। तो आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब केमिस्ट्री की सभी ने अपनी अपनी डेफिनेशन दे दी है भाई, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ डेफिनेशंस हैं, हम जान लेते हैं। इट इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। साइंस, जो हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनका आपस में इंटरैक्शन होता है, किस तरह की रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें किस चीज से पता चलती हैं? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। It is the science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। क्या मतलब है इसका? यहाँ तो 100 एलिमेंट्स बोल दिए, लेकिन अभी पीरियोडिक टेबल में कितने डिस्कस हुए? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। अभी 10th कर आए हो, है ना? कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट्स, ये तो अपने इंडिविजुअल स्टेट में है, अपने अपने स्टेट्स में है, जो भी फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट, लेकिन इनका आपस में इंटरेक्शन, आप सोचो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये अलग अलग रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर ले रहे हैं, नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, नए मॉलिक्यूल्स बना ले रहे हैं। आपने पढ़ा होगा 10th में, 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, पढ़ा होगा ना। तो ऐसे तो बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइन कर सकते हैं और फाइनली हमें एक नया मॉलिक्यूल दे सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों की स्टडी इज व्हाट? केमिस्ट्री। ओके, क्लियर है इतनी बात? चलो अगली चीज, you have learned in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life। क्या पढ़ा है हमने? आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, एनसीईआरटी के चैप्टर्स फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ते हुए आ रहे हो ना। तो उसमें हम क्या देखते हैं? स्टेट्स देखते हैं, किसी भी एक चीज के क्या स्टेट्स हैं, क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज। तो वही चीज बोलिए कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ा है ना, कि वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस देखते हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, जिसमें हम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। कि एक अभी तो हमने देखा था भाई मिल्क रखा हुआ है और ये फाइनली किस में चेंज हो गया? कर्ड में। कैसे? ऐसे कैसे? जादू थोड़ी हो रहा है, जादू हो रहा है क्या? बताओ मुझे, जादू वादू तो नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा कैसे हुआ? क्या रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के पीछे? बताओ, मिल्क चेंजिंग टू कर्ड। कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलो, तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं अराउंड द नेचर, इनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? केमिस्ट्री। उन सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री की किस तरह के रिएक्शंस वो कर लेते हैं और अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज केमिस्ट्री। और क्या है केमिस्ट्री भाई? अलग अलग डेफिनेशंस है, इतनी सारी डेफिनेशंस। हम पूरा 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं कि इसको भी केमिस्ट्री बोलते हैं, इसको भी केमिस्ट्री बोलते हैं, इसको भी केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है सबका मतलब एक ही, कंक्लूजन एक ही निकलता है, ठीक है। तो अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रेपरेशन, ऐसी साइंस की ब्रांच जो कि किस चीज की स्टडीज करती है? प्रिपरेशन ऑफ मटीरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटीरियल, स्ट्रक्चर ऑफ अ मटीरियल, और वो क्या रिएक्शंस शो करता है।
ऐसी साइंस को भाई क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, चलो, केमिस्ट्री डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड द इंटरेक्शन ऑफ मैटर। क्या मतलब है? अच्छा, मैटर क्या होता है हमें पता है ना? कोई भी चीज, अब कोई भी चीज, किसी भी चीज की आप बात करो जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका मास है कुछ, तो वो मैटर है। ठीक है, अब जरा रुककर बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको, हम मैटर हैं? ये पेन ये मैटर है? ये ब्लैक बोर्ड क्या ये मैटर है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे चेक करनी है कि क्या आप मैटर को विजुअलाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या है मैटर एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, सारी मैटर है। क्यों? क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं हम कुछ और हमारा कुछ मास होता है भाई। तो ऐसी सारी चीजें जितनी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ये क्या है? मैटर। क्लियर बात है? अब आप छोटी सी चीज पर आ जाओ। अब हम देखो छोटे बच्चे नहीं रहे कि बड़ी बड़ी चीजें देख ले और उनका रिएक्शन स्टडी कर ले। अब हमें जाना होगा एटॉमिक लेवल पर। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की, वो किससे बना होता है? एनी मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। यही बोलते हैं ना कि कोई भी मैटर सब्सटेंस है किससे बना होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम। अब भाई एटम ठीक है बहुत छोटे होते हैं यार, लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई कर तो रहे हैं ना, कुछ मास तो है ना। क्यों है मास? बताओ जरा, मास क्यों है? एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना? यही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि इनका कुछ मास होता है, तो एटम का भी एज अ होल मास होता है? होता है ना भाई। अब हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, तो ये सब मिलाकर हमारा बॉडी वेट ही तो बना रहे। ऐसे ही जितने भी एटम्स होते हैं, इंडिविजुअल एटम, हर एक एटम का कुछ मास होता है और हर एक एटम कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तभी तो वो पूरा मैटर बना पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की बातें क्या प्रूव करती हैं कि एटम भी एक मैटर है। फिर भाई दो एटम हो गए, कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लिया, तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका भी कुछ मास है ना, तो वो भी मैटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह की स्टडीज जो मैटर के इंटरेक्शन की बात करती हैं एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, इसको भी हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज, these aspects can be best described and understood in terms of basic constituents of matter, जो कि क्या है? atoms and molecules। यही चीज मैंने आपको अभी समझाई। ओके, दिस इज why chemistry is also called as the science of atoms and molecules। भाई दो चीजें हैं, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजी सा, जल्दी से समझ आ जाएगा। मान लो कि एक हमारा हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है और एक और हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करना, या मैं बोलती हूँ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्शन ऑफ मैटर की बात हो रही है ना। हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, हाइड्रोजन ये वाला भी एक एटम है। ठीक है, तो आपस में तो ये मैटर है ही, ओके, अपने आप में तो ये मैटर है ही, लेकिन इसके साथ साथ जब ये कंबाइन करते हैं, इंटरैक्शन जब इनके बीच में होता है, इंटरैक्शन होता है मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है। जब ये आपस में आते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये हमें क्या देते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल देते हैं भाई, कंबाइन हो गए, वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। अब पानी तो सभी ने देखा है भाई, तो बताओ जरा, पानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है या नहीं? अगर आप कोई बकेट ले रहे हो तो उसमें पानी स्पेस ऑक्यूपाई तो करता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेकंड चीज, जब आप उठाते हो उस बास्केट को या उस बकेट को, भारी वारी लगता है, नहीं लगता है ना? तो इससे क्या प्रूव हुआ कि वाटर हैज मास ऑल्सो। क्लियर बात है, समझ आया? तो अब ये हम कहाँ पर थे? वाटर मॉलिक्यूल पर थे। फिर वाटर मॉलिक्यूल से हम बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पर आए। एक हमने बकेट में पानी भर लिया, या आप टम्बलर ले लो या बीकर ले लो। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि
भाई देख लिया हमने, पानी को विजुअलाइज कर लिया कि पानी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ मास भी उठा कर देख लिया, तो हेंस प्रूव्ड कि ये क्या है, मैटर है। व्हाट इज इट, मैटर। ठीक है, अब अभी हमने कहा देखा था, बल्क नेचर में देखा था, ये एक बीकर है, इसमें क्या है भाई, पानी भरा हुआ है। फिर इसका हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया, वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, ये भी मैटर है। फिर इनकी थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई हो गई तो ये अलग अलग हो गए। फिर हमने देखा कि H और O, 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम्स, ये भी मैटर है। तो हमने देख लिया कि कहाँ बल्क चीज पढ़ रहे थे, वो तो मैटर थी ही, उसके साथ साथ ये छोटी छोटी जब तक हम एक मॉलिक्यूल लेवल पर आते हैं, फिर एटॉमिक लेवल पर आते हैं, तो हमने देखा कि ये भी मैटर है। इन शॉर्ट, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देते, उनका इंटरेक्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन असलियत ये है, ठीक है, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं और उसी को हम बोलते हैं इंटरैक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? चलो अब आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, अब समझ लिया कि केमिस्ट्री क्या है। अब हम समझते हैं कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं। देखो, अब आप खुद से विजुअलाइज कर लो कि आप जहां पर बैठे हो या आपके नेचर में कोई ऐसी चीज जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं करती है। चलो बताओ जरा, एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कोई भी ऐसी चीज जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं करती है। कैन यू थिंक, क्या आप सोच पा रहे हो कोई भी ऐसी चीज जो कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं कर रही है? ओके, अब देखो, chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of science. देखो, केमिस्ट्री निकलकर कहाँ से आया है, साइंस से ही निकल कर आया है। साइंस डिवाइड हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ये तो सिर्फ आपको पता है। इसके अलावा क्या ब्रांचेस हैं साइंस की, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। प्लस केमिस्ट्री आगे जाकर के और डिवाइड होता है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे डिविजन्स हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरवाइंड। बाकी जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की या साइंस की बाकी जो ब्रांचेस हैं उनसे भी कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स आपने देखा होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन होते हैं। ओके, कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कॉमन होते हैं, जैसे आपका एंजाइम्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया। क्या रीजन है भाई, है तो साइंस ही ना, चाहे बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ लो चाहे केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ लो, बस पढ़ने का नजरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। स्पेसिफिक चीजें, एक ही चीज दो जगह क्यों दी है, क्योंकि वहां पर आपको बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे मान लो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, एंजाइम्स चैप्टर है, तो वहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि क्या फंक्शनिंग है एंजाइम की, किस तरह से फंक्शन करती है, बायोमोलिक्यूल्स क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, और अगर केमिस्ट्री में आ जाते हैं तो क्या स्ट्रक्चर है भाई, इस तरह की बातें स्पेसिफिक करने के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री अपनी अलग अलग ब्रांचेस से या और भी साइंसेस की अलग ब्रांचेस से जुड़ी हुई है। ओके, इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज सच एज वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न में हम क्या पता लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट का पता लगा रहे हैं, कितनी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी से पता चल जाएगा कब बारिश वारिश होने वाली है ना। तो वेदर पैटर्न्स में अगर हमें पता लगाना है कि कब बारिश वारिश होने वाली है, तूफान कब आने वाला है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेक करी जाती हैं कि भाई इतना लेवल है वाटर का, इतना मॉइस्चर कंटेंट है। वो मॉइस्चर कंटेंट क्या है, वाटर वेपर कंटेंट। ठीक है, तो इस तरह से वेदर पैटर्न्स में हमारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में इतनी सारी चीजें सिंथेसाइज होती हैं, बनती हैं, क्या है ये सब, क्या इन्वॉल्व कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस। एक बड़े लेवल पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, बट अलग अलग चीजें बनती हैं। इन्हीं में आ जाएंगे हमारे इंडस्ट्रीज में ही फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, इतनी सारी चीजें सिंथेसाइज होती हैं। ठीक है, metals, alloys, including new material। अब जरूरी थोड़ी है
कि एक ही एक चीज़ बना रहे हैं, किसी नए मटेरियल की भी सिंथेसिस हो सकती है। तो ये सब क्या इन्वॉल्व करता है, कैसे कोई नया मटेरियल बनता है, सोच पा रहे हो? 2 मटेरियल 3 मटेरियल को हमने मिला दिया और एक नया मटेरियल बना लिया। लेकिन बॉम्ब भी तो बन सकता है भाई, वो फटफटा गया तो, अगर हमें नहीं प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, तो यही स्टडी कि किसी भी चीज की स्पेसिफिसिटी हम जान ले कि इतना लेवल हार्मफुल है, इतना लेवल हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी स्टडीज कहाँ करते हैं हम? केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि जितना भी आप फूड पैकेट्स वगैरह खाते हो, है ना, जो भी फूड मटेरियल्स हैं या फिर जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस हैं, इनको हम कैसे कॉन्फिडेंस के साथ खा लेते हैं? आपको पता है पीछे इसके क्या चल रहा है? पूरी केमिस्ट्री चल रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि फूड पैकेट में चीज रखी हुई है, खराब है, टॉक्सिक हो चुकी है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। मार्केट में आने के बाद वो खराब हो गई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। बट हम क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी चीज खा लेते हैं? क्योंकि जो क्वालिटी एक्सपर्ट्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो लोग होते हैं, जो केमिस्ट्स होते हैं हमारे, जो लैब में टेस्टिंग करते हैं फूड प्रोडक्ट की, वो पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं कि हाँ भाई फूड की टॉक्सिसिटी अब तब जा करके डिग्रेड होगी। इस तरह से बातें होती हैं जो कि केमिस्ट्री के थ्रू हमें पता चलता है। इंटरेस्टिंग है। चलो इसके बाद केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। कैसे? अब बताओ, केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट किसी भी नेशन की इकोनॉमी बिल्डअप कर रहा है, उसकी रोजी रोटी चला रहा है, भाई यही होता है इकोनॉमी का मतलब। तो कैसे? इंडस्ट्रीज में कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है, मान लो इंडिया में कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ऑल ओवर इंडिया है या ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो क्या होगा? इंडिया में उस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बाहर भी जा रहा है बन के, तो इकोनॉमी तो डेवलप हुई ना। हम ऐसे ही फ्री में थोड़ी दे देंगे, पैसे वैसे लेंगे। तो इसी तरह से कि किसी भी कंट्री की नेशनल इकोनॉमी बिल्डअप होती है। ओके, तो इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड ऑल्सो। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर तो थोड़ी सी रुक कर बात करने वाले हैं हम आगे। एंड अदर मटीरियल एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या है केमिस्ट्री? साइंस है, और साइंस हमें पता है कि किस लेवल पर जाकर के हमारी लाइफ्स को सस्टेन कर रही है क्वालिटी के साथ साथ। अभी जब रिसेंटली कोविड आया था, तो क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा चमत्कार हुआ था कि अभी हम सब सेफ हैं? व्हाट डू यू थिंक? वैक्सीन्स बने थे जिससे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड हुई है कि नहीं? तो ये सब क्या है? साइंस के इन्वेंशंस हैं। तो इसी तरह से वी कैन से दैट केमिस्ट्री और एनी ब्रांच ऑफ साइंस इट एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो, this is exemplified by the large scale production of variety of fertilizers, improved variety of pesticides and insecticides। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दिया है कि ये जो हमारा नेशनल इकोनॉमी है किस तरह से प्रमोट हो पा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, हो सकता है वो फर्टिलाइजर बाहर कहीं रिक्वायर्ड हो, तो इस तरह से। एंड इवन फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट तो विद इन द कंट्री भी होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स जो कि इंडस्ट्रीज में होते हैं एक बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर। इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जो पहले ये सब यूज होते थे, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स जो पहले यूज होते थे, ठीक है, हो उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन हमें मिला है। क्यों? क्योंकि नए मटेरियल्स से हमने सिंथेसाइज किया है या कुछ चेंजेस कर दिए हैं जिससे कि उनकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या हुआ? क्वालिटी बढ़ी ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ओके, इसके आगे केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। मैंने बोला था कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर थोड़ा सा रुक कर बात करेंगे। आपको क्या लगता है जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह हैं किससे बन रही हैं? क्या हैं ये? कोई भी एक मेडिसिन का आप जो स्ट्रिप होती है, जो भी स्ट्रिप आती है, उसको उठाकर देखना, आप हमेशा उस पर देखोगे कि कुछ फॉर्मूला लिखा है, केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो क्या पता चल रहा है कि जो मेडिसिन्स हैं क्या है वो? नथिंग बट केमिकल कंपाउंड्स।
ओके जो ड्रग्स हैं वो क्या हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। एक कंपाउंड है, उसमें से अब देखो कोई भी, से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूं कि हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी एक बल्क कंपाउंड है, उसमें हमें वो सारे कंपाउंड्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें से सिर्फ हमें किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड की ज़रूरत है। तो अब उसको कैसे निकालें भाई, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, लैब्स में होती हैं। बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री वी कैन आइसोलेट, हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड जो हमारे लिए यूजफुल है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट कैन बी अ लाइफ सेविंग ड्रग ऑल्सो, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। अच्छा, यहाँ पर जब ये नेचुरल सोर्सेस की बात कर रहे हैं तो ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स या एनिमल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेडिसिनल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे हैं, मतलब उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कि दे आर A1 इन देयर फंक्शन, इफेक्टिव हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए या किसी डिजीज को क्योर करने के लिए। पहले जब नहीं होते थे ये सारे केमिकल कंपाउंड्स, तो इनिशियली बहुत स्टार्टिंग में क्या यूज होता था, आयुर्वेद, उसमें कैसे ट्रीटमेंट करते थे, प्लांट प्रोडक्ट्स से, ठीक है। तो इसी तरह जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपनी ही कुछ बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं और अपने लिए यूजफुल मेडिसिन बना सकते हैं जो कि किसी ट्रीटमेंट में इफेक्टिव हो, ठीक है। चलो, एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स, और फिर हम अपनी यूटिलिटी की ड्रग सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, ओके। चलो, सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप अपने नोट्स में अभी जो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट चीज लिखेंगे वो ये है कि वन सच ड्रग इज सिस्प्लैटिन, और ऐसे नहीं, स्टेटमेंट वाइज नहीं लिखना है, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। तो आप अपने नोट्स कैसे बनाएंगे, सिर्फ मैं अभी बता दे रही हूं, थ्रू आउट आई वोंट टेल, आपको खुद से बनाना है। कैंसर थेरेपी, कौन सी ड्रग्स आपकी, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल। तो यहां पर लिख लेना आप सिस्प्लैटिन कॉमा टैक्सोल। ये जो ड्रग्स हैं ये इफेक्टिव पाई गई हैं किसमें, कैंसर की ट्रीटमेंट में। आप बताओ, वर्ल्ड वाइड कैंसर कितना हेवॉक कॉजिंग डिजीज है ना, कितनी परेशान, कितनी सारी डेथ्स होती है हर साल बिकॉज ऑफ कैंसर। लेकिन सच ड्रग्स जो कि बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ साइंसेस सिंथेसाइज हुई हैं, किसी की जान बचा पा रही है, तो भाई ये ब्रांच क्या हो गई है, ये तो मतलब भगवान के बराबर हो गई है ना। यही करते हैं डॉक्टर्स या फिर गॉड, क्या काम होता है उनका कि जान मान बचा लेना, तो मेडिसिन भी इक्विवेलेंट टू दैट ही हो गई, ठीक है। चलो, अगली बात, द ड्रग AZT इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट्स, ओके। तो फॉर एड्स यू कैन राइट एड्स ट्रीटमेंट, लिख लो। एड्स ट्रीटमेंट में हम क्या लिख लेंगे, AZT, अजीडो या अजाइडोथाइमिडीन, ओके, लाइक दैट। चलो, आई होप इतना क्लियर है। नाउ लेट अस मूव ऑन। Importance of chemistry. In recent years, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects of environmental degradation. मतलब कि क्या होता है कि कभी कभी जो भी हमारी साइंस की फील्ड्स हैं जहाँ पर ये प्रेपरेशन होता है किसी चीज़ का या सिंथेसिस होती है नए मटेरियल की, ये क्यों होती है, क्योंकि जो ऑलरेडी रनिंग चीज़ें हैं उनका कुछ इम्प्रूव्ड वर्जन हमें मिल जाए। तो ऐसे ही इसी तरह का एक पॉइंट हम नोटिस करते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जब होता है, मतलब जब भी इन्वायरमेंट पर कोई चीज़ हार्मफुल होती है या इफेक्टिव होती है तो उसको हम रोक पाएं। क्या मतलब है इतनी साइंस और टेक्नोलॉजी का अगर हम इस तरह का कुछ होने से बचा नहीं पा रहे हैं तो, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बचाने के लिए भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों भाई, देखो एग्जाम्पल आपके सामने है, सेफर ऑल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFCs। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रुक कर समझते हैं भाई, क्या लिख दिया है इतना बड़ा बड़ा। तो जो हमारे
एसीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हमें पता है, दे रिलीज CFCs, राइट? तो बिकॉज ऑफ देयर रिलीज क्या हो रहा है? हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग? ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है? स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये पहुंचते हैं तो ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं, ये सारी बातें हमें पता है। तो ओजोन डिप्लीशन एक एनवायरमेंट कंसर्न है ना। इट इज ओजोन लेयर क्या करती है? हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है जो सन से आती हैं। अब जब उस इतनी प्रोटेक्टिव लेयर में होल हो जाएगा तो भाई वो तो हार्मफुल है ना हमारे लिए। तो इसी तरह की चीजें, अब ये जो CFCs रिलीज हो रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स से, ये रिलीज ना हो, या हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दें कि CFCs की जगह कोई और सब्सटेंस रिलीज हो जो कि हार्मफुल उतना ज़्यादा ना हो जिस लेवल पर CFCs हैं, ठीक है? तो इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स, इस तरह की दूसरी चीज़ें, सेम फंक्शन लेकिन दूसरी चीज़ें कहाँ सिंथेसाइज हो सकती हैं, कैसे सिंथेसाइज हो सकती हैं? केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस से, ठीक है? तो सेफर ऑल्टरनेटिव्स टू एनवायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFCs, chlorofluorocarbons responsible for ozone depletion in the stratosphere have been successfully synthesized. अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि CFCs का क्या सेफर ऑल्टरनेटिव सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है? चलो, ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन। अब होती है बात इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। समझ गए? थोड़ा सा मोटिवेशन मिल गया कि भाई समझ आ गया केमिस्ट्री ऑल अराउंड है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है केमिस्ट्री। अगर एग्री करते हो तो थम्स अप दो। फिर हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैटर के साथ। ओके, मैटर पर इससे पहले भी बात हुई है। मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और कुछ मास है, वो सारी चीज़ मैटर है, ठीक है? चलो, इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि कोई भी एक मैटर है वो किन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, किन अलग अलग फॉर्म्स में हम उसे देख सकते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी पर थोड़ी सी रुक कर बात कर लेंगे, ठीक है? तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? अब सॉलिड में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका हम क्या ले सकते हैं? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में हम सबसे बेसिक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? सॉलिड का आइस ले लो, लिक्विड का वाटर ले लो, गैस का वाटर वेपर ले लो। क्लियर बात है? चलो, तो यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स इन एन ऑर्डरली फैशन। अगर सॉलिड्स की बात हो रही है तो सॉलिड्स किस तरह से होते हैं? ये मान लो कोई सॉलिड है तो भाई एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की या एटम्स की। ये हो गया हमारा सॉलिड। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या है भाई? पार्टिकल्स दूर दूर है ना, दूर दूर है। यहां पर देखो स्पेस उतना ज्यादा नहीं है, टाइट अरेंजमेंट है। ये सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि इसके जो एटम्स हैं, थोड़ा अपना विजुअलाइजेशन बढ़ाओ, इसके अंदर देखो, दिख रहे हैं एटम्स? दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे हैं भाई, आंखों से नहीं दिखते, नेकेड आइज से नहीं दिखते, ठीक है? चलो, तो ये जो हमारे एटम्स हैं दूर दूर है, लेकिन ऐसा किस में है? लिक्विड्स में। फिर आती है बात गैसेस की, जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। अब अगर हम यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये रहे गैस के एटम्स। मतलब एक हमने सेम वॉल्यूम का कंटेनर लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का कंटेनर लिया है, उसमें सॉलिड को हम एनालाइज कर रहे हैं, लिक्विड को और गैस को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो, क्या देख पा रहे हैं? ये सॉलिड में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, क्या वर्ड यूज किया मैंने? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस को जो कंप्राइज करते हैं एटम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो उस मटेरियल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आप एटम्स बोल लो। इसमें एटम्स पास पास है, इसमें दूर दूर है, इसमें बहुत दूर है। गैस के केस में बहुत ज़्यादा दूर है। तो
particles are held very close to each other in solids. Solids में particles बहुत पास रहते हैं. क्यों? क्या रीजन है? इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स बोल लो, इंटर पार्टिकल फोर्स. ठीक है, सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होता है. ओके, कोई चीज बहुत ज्यादा पास है तो उसका क्या मतलब है कि उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज्यादा है. इसके बाद अगर आप मान लो कि कोई भी चीज मैंने ऐसे हाथ से इस तरह से पकड़ कर रखी है अपने हाथ में, मैंने टाइटली पकड़ के रखी है ना, मतलब फोर्स लगा रही हूं मैं ज्यादा. ओके, अच्छा मान लो यही चीज अगर हम लिक्विड्स के केस में कंसिडर करते हैं तो लिक्विड्स के केस में पार्टिकल्स दूर दूर क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मैंने किसी चीज को नहीं पकड़ा है टाइटली तो वो तो गिर जाएगी ना, वो तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ना. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज देयर लिक्विड्स के केस में कि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं. ठीक है, फिर रही बात गैसेस की, तो गैसेस में तो भाई बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स. ओके, तो यही बात है. एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. किसके केस में? सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते. इसके बाद इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड. एक ही बस रेस्ट्रिक्शन खत्म हुआ है कि सॉलिड से लिक्विड्स जब हम आते हैं तो पार्टिकल्स आराम से फ्री मूवमेंट कर लेते हैं. क्यों भाई? क्योंकि ज्यादा टाइटली पकड़ा ही नहीं है एक दूसरे को. तो कोई चीज अगर हम लूजली पकड़ेंगे तो वो तो भाई भागेगी ना इधर उधर. तो सेम केस है एटम्स जो कि लिक्विड के हैं इनके साथ. ठीक है, चलो अब ये इतनी बात हो गई. नाउ लेट अस मूव ऑन. However, in gases, particles are far apart. Particles बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं gases के केस में, compared to those present in solids or liquid states, और their movement is easy and fast. क्यों? क्योंकि intermolecular force उतना ज़्यादा नहीं होता है. अच्छा, एक ऑर्डर जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स. इसका ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा किसके केस में होता है? इंटर पार्टिकल फोर्स की बात हो रही है, या आप इंटर एटॉमिक फोर्स भी बोल सकते हो इसको. सबसे ज्यादा किसके केस में होता है? सॉलिड्स के केस में, या लिक्विड्स के केस में, या गैसेस के केस में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन. However, in gases, particles are far apart as compared to those in solids or liquids, and their movement is easy and fast. ये हो गया. Because of such arrangement of particles, different states of matter have different characteristics. क्या reason है? अलग अलग states of matter exist करते हैं, लेकिन इसका reason क्या है? Arrangement of particles अलग अलग होती है. देखो, हमने solid, liquid, gas देखा था इससे पहली वाली स्लाइड में. पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग था. सॉलिड्स के केस में बहुत पास थे, लिक्विड्स के केस में दूर दूर थे, और गैसेस के केस में बहुत ज़्यादा दूर थे. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए. चलो, आई होप इतना क्लियर है सभी को. अब आ जाते हैं, थोड़ी सी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में. ऑल्दो आपने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन सिंस हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट इस लेक्चर को देख सके, हर स्टूडेंट जो 11th में आ रहा है या 12th में है या ड्रॉपर है. आप देखो, ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ पढ़ ली है लेकिन फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है. रीज़न ये होता है कि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि सिंस नीट का लेक्चर है, ऑल्दो आई एग्री, लेकिन बेहतर होता है किसी भी चीज़ को ग्राउंड लेवल से जानना. चलो, नाउ सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. क्या मतलब है इसका? अगर कोई भी सॉलिड की बात कर रहे हैं तो वो कुछ डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है स्पेस में. ओके, और उसका कुछ डेफिनेट शेप होता है. आप कोई भी सॉलिड ले लो, उसका आपको पक्का कोई ना कोई शेप समझ में आएगा. ठीक है, इनडेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती हैं. नाउ लिक्विड्स के केस में क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है. अगर हम एक कंटेनर ले लें जिसकी रेंज से 100 ml है और उसमें पानी भर दें तो ठीक है, बोलेंगे कि भाई 100 ml पानी है, ये तो हो गई उसकी वॉल्यूम. लेकिन शेप क्या है भाई? तो शेप तो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से कंटेनर में रखा है. अगर आपका टम्बलर इस तरह का है तो इस तरह का शेप ले लेगा पानी. अगर आपका टम्बलर इस तरह का है तो इस तरह का शेप ले लेगा पानी. तो इट डिपेंड्स. ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. जैसे सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता.
they take the shape of the container in which they are placed. Easy? चलो. Third चीज, gases have neither definite volume nor definite shape. अब अगर आप बोलो कि एक कंटेनर लिया है और इसमें हमने गैस भर दी है, तो क्या उसका शेप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे. क्या कुछ डेफिनेट शेप होगा गैस का? नहीं होता है ना. नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम अगर हम किसी कंटेनर में रख ले रहे हैं उसको, तो हम बोल देंगे कि भाई हाँ इतनी क्यूबिक सेंटीमीटर गैस है, लेकिन आसपास भी तो गैस प्रेजेंट है. क्या आप इसका कुछ शेप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे. ठीक है. तो गैसेस नीदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप. दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. जिस भी कंटेनर में उनको हम पोर कर रहे हैं या जिस भी कंटेनर में वो प्रेजेंट है, वो उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं. चलो ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन. नेचर ऑफ मैटर में फर्दर हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि एक फॉर्म ऑफ मैटर दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में कैसे चेंज हो सकता है. तो देखो, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इंटर कन्वर्टेबल कैसे हैं? हम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस को जब चेंज करें तो ऐसा पॉसिबल है. क्या बोला? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. ठीक है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. अब ये कैसे होगा जरा समझते हैं. देखो, मान लो सॉलिड है, इसको मुझे लिक्विड में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे? सॉलिड है एक आइस, आप इमेजिन करो. ठीक है, सॉलिड में हमने ले लिया है आइस. इसको अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है, तो जब सॉलिड आइस एग्जिस्ट करती है, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है. ठीक है. अब हमने क्या किया कि इसको निकालकर फ्रिज से बाहर रख दिया, रूम टेम्परेचर कंडीशंस में ले आए. तो आपको क्या लगता है कि हमने क्या किया है? अब टेम्परेचर चेंज कर दिया है. 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से हम इसको ले आए. 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना रूम टेम्परेचर, हम स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर मानते हैं, ये 25 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में अपनी आइस को लाकर रख रहे हैं, तो हमने क्या किया है? टेम्परेचर कंडीशन चेंज करी है. राइट. तो टेम्परेचर कंडीशन चेंज करने पर क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है. ठीक है, सॉलिड क्या हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है. चलो ओके. सिमिलरली अब जब हमें लिक्विड को गैस में चेंज करना है, कोई लिक्विड है, गैस स्टोव पर या बर्नर पर रख दिया, और फिर हम उसको क्या दे रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, तब जाकर के वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है. ठीक है. ये दिस इज द प्रोसेस जो हम इंटर कन्वर्जन में पढ़ते हैं. देखो यहाँ पर सॉलिड इज चेंजिंग टू लिक्विड. कब? जब हमने हीट सप्लाई करी. अब आप बोल रहे हो मैम हमने तो सिर्फ आइस को उठाया और रूम में रख दिया, कहाँ हमने उसको हीट वीट किया? तो बेटा, जब आइस को हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर तो अलग है ना. रेफ्रिजरेटर में 0 डिग्री सेल्सियस था और जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस. मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इतना ठंडा नहीं है. यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इसमें वार्मथ है, तो यहाँ की जो वार्मथ है वो आइस एब्जॉर्ब कर लेती है एंड देन इट मेल्ट्स टू वाटर. ठीक है, इस तरह से. ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड. अच्छा, इसमें आप हीटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. आइस क्यूब्स को लो और बर्नर पे रख दो, लेकिन इन जनरल जो हीटिंग है ये एक बहुत ही या सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप भी हो सकता है. हीटिंग, एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो चलो, ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस या वेपर. एक इंटर कन्वर्जन हमने ये देख लिया, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. उल्टा करो भाई, गैस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? अभी हमने क्या किया था? हीट सप्लाई करी थी. अब हम जब गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे तो हीट निकालेंगे. अभी हीट दी थी, अब हम हीट निकालेंगे. तो हीट कैसे निकालेंगे भाई? किसी भी चीज को जब हम किसी भी चीज में से जब हमें हीट निकालनी होती है तो हम उसको कूल करते हैं. ठीक है, तो वही प्रोसेस है. गैस जब लिक्विड में हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं? हीट एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं. सिमिलरली यहाँ पर जब हमें लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना है तब हम क्या करते हैं? सेम चीज, कूल करते हैं. अब आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो. लिक्विड हमने वाटर लिया है, वाटर जब आइस में चेंज होता है यानी कि सॉलिड में चेंज होता है, तो उस टाइम क्या होता है? हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं भाई.
अपना जो भी पानी है उसको लेकर रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दिया। फ्रिज क्या करता है, वो सब्सटेंसेस से हीट निकालता है और बाहर फेंकता है। आप कभी भी फ्रिज के पास खड़े होगे तो आपको बहुत गरम गरम लगेगा, वार्मथ फील होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी अंदर उसके प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं उसमें से वो हीट निकाल कर बाहर फेंकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जब हम सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस चेंज करते हैं, गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड चेंज करते हैं। ठीक है, तो जब गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे तो हमें कूल करना पड़ेगा। अच्छा, इन सभी प्रोसेस के कुछ कुछ नाम हैं। तो सॉलिड जब चेंज होता है लिक्विड से तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। फिर लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है, मैं जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। गैस जब लिक्विड में चेंज होता है, कोई गैस है लिक्विड में चेंज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ओके, और लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। इमेजिन कर लो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आपके और चेंज करके देख लो, समझ आ जाएगा। सारी चीजें पढ़ी हुई हैं पहले से। चलो ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस में हम कूलिंग करते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब आता है कि जो मैटर है इसको कैसे क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो मैटर ब्रॉडली क्लासिफाई हुआ है प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। ठीक है, फर्दर प्योर सब्सटेंस का कैसे क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर को फर्दर कैसे क्लासिफाई किया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस पे थोड़ा सा रुक कर बात करते हैं। अभी आप ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लो कि मैटर को हमने क्लासिफाई किया है इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ओके, अब चलो समझते हैं कि क्या होते हैं ये सारे टर्म्स जो भी अभी हमने देखे कि ये एग्जैक्टली हैं क्या। ओके, तो एट मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल, मैक्रोस्कोपिक जब भी बात आती है तो एक अच्छी क्वांटिटी बल्क की बात आती है, और माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक तो सभी को पता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल बहुत छोटा लेवल, इतना छोटा जो हमें माइक्रोस्कोप के यूज से दिखे, जो हमें नेकेड आइज से ना दिखे। लेकिन जब मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं मतलब कि एक बल्क चीज है जो कि हमें ऐसे ही दिख सकती है नॉर्मली। ओके, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया, इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। ओके, अब जब प्योर सब्सटेंस की बात आती है तो कैसे डिफाइन करते हैं प्योर सब्सटेंस को, क्या होता है प्योर सब्सटेंस। तो ऐसे बोलते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस में केवल एक तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। प्योर मतलब क्या होता है, कोई भी मिलावट नहीं है, है ना, बिल्कुल प्योर है, 100% प्योरिटी है, एक ही तरह की चीज। ऐसे बोलते हैं ना कि गोल्ड प्योर है या नहीं है, भाई प्योर गोल्ड लेना, ऐसा वैसा ना हो कि कुछ मिलावट हो उसमें। तो गोल्ड प्योर है इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स हैं। उस गोल्ड का जो बल्क है हमारे पास उसमें सिर्फ गोल्ड के एटम्स हैं, कोई और भाई मिलावट नहीं है, कोई बीच में कॉपर एटम्स आकर के नहीं बैठ गए, है ना। चलो, तो व्हेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, एक चीज कोई भी एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स हैं गाइस वो क्या है, सेम है अपनी प्रॉपर्टीज में। सेम है अपनी प्रॉपर्टीज में मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करेंगे वो सारी सेम होंगी। वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या बाकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब सेम होंगी। मतलब अगर एक एलिमेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से होती हैं, कैसी होती हैं, सारी सेम होती हैं। ठीक है, तो व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, मतलब फिर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या हर एक एटम सेम केमिकल रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब ये दो लेवल्स में डिवाइडेड होता है प्योर सब्सटेंस जो है, कैसे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, जब एलिमेंट्स की बात आती है तो से फॉर एग्जांपल हमने कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लिया, सोडियम ले लो आप,
सोडियम, है ना, सोडियम सभी ने देखा होगा। सोडियम या गोल्ड ले लो, Au, गोल्ड की ब्रिक तो सभी ने देखी है, ठीक है। इस एलिमेंट में ये मान लो गोल्ड का एक हमारे पास बल्क है, इसमें जो एटम्स हैं ये गोल्ड के हैं, ठीक है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एटम्स हैं, इनमें कोई दूसरा एटम नहीं है, सोडियम का कोई एटम नहीं है इसमें, मतलब सारे ही गोल्ड के एटम्स हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। और जब सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट की बात आती है, जब सिर्फ एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, तो हम इसको कंपाउंड्स में क्लासिफाई नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं। मतलब कंपाउंड्स की जब बात आएगी तो दो एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। मान लो एक एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कंबाइन करके क्या बना ले रहे हैं, वाटर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं, जो दो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, इनको भी हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और रीजन क्या है, जब हम प्योरिटी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। कोई लिक्विड लिया है जो वाटर है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और कोई उसमें अलग सी चीज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम सिर्फ प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। जब मिक्सचर की बात आती है तो मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या बोला है, अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो इसमें फिक्स्ड रेशियो आती है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कंपाउंड्स, ठीक है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि रेशियो फिक्स्ड होती है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। लेकिन मिक्सचर्स के केस में ऐसा नहीं है, मिक्सचर्स के केस में जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल हो सकती है। आगे समझते हैं, देखो नेचर ऑफ मैटर, many of the substances are present around you as mixtures, जैसे एयर, जो एयर है हमारे पास ये क्या है, मिक्सचर ही तो है। क्यों, इसमें क्या इन्वॉल्व है, अगर मान लो एयर की बात करी है हमने, एयर की कॉम्पोजिशन बहुत पहले से छोटी क्लासेस से पढ़ी है। नाइट्रोजन है भाई कितना, 78%, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है, और ऑक्सीजन कितना है, 21%। फिर बाकी अदर गैसेस कितनी है, जो भी जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है, से 1%, 2%। CO2 है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन दी एयर ना, ये सारी गैसेस हमारे एयर में प्रेजेंट हैं। तो आप देखो अपने आप में नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, तो ये जो अपने आप में मॉलिक्यूल है ये प्योर सब्सटेंस है ना। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, या आप इसको मॉलिक्यूल भी बोल लो, ये क्या है, अपने आप में तो प्योर है, राइट। अपने आप में इसमें सिर्फ और सिर्फ C और O2 के ही एटम्स या पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्योर सब्सटेंसेस जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर क्या बोलते हैं, कोई भी चीज अगर मिक्सचर है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, राइट। चलो फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मिक्सचर है। घर में चाय बनती है तो चाय में हम क्या ऐड करते हैं, सबसे पहले पानी लेते हैं, फिर उसमें शुगर और टी लीव्स ऐड करते हैं, फिर मिल्क ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। और भी आपको कुछ फ्लेवरिंग आइटम या जो भी ऐड करना है, तो ये सब क्या है, अपने आप में तो प्योर ही था ना। मिल्क अपने आप में प्योर था, वाटर अपने आप में प्योर था, शुगर अपने आप में प्योर था, सबको मिला दिया भाई और हमें क्या मिल गया, एक मिक्सचर मिल गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनस हो सकता है या हेट्रोजीनस हो सकता है। अब होमोजीनस और हेट्रोजीनस की क्या बात होती है भाई, बताओ ज़रा, क्या होता है होमोजीनस का मतलब और हेट्रोजीनस का मतलब। होमोजीनस, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ओके। तो होमोजीनस अगर कोई चीज़ है मतलब सेम कॉम्पोजिशन है, और हेट्रोजीनस अगर कोई चीज़ है अलग कॉम्पोजिशन है, ठीक है।
तो इस पर हम बात करते हैं होमोजीनस मिक्सचर में कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। ओके, होमोजीनस की अगर हम बात करें तो होमोजीनस के केस में हम एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या करते हैं भाई, एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया, उसमें शक्कर डाल दिया और मिक्स कर दिया। अब हमें ऐसे कहीं तो नहीं दिखता कि शुगर पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं। क्या हमें लिक्विड बल्क में शुगर पार्टिकल्स दिखते हैं? नहीं, क्योंकि वो मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कहीं हमें अलग से शुगर पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, कि जो भी शुगर पार्टिकल्स हमने डाले थे वो इक्वली मिक्स हो गए हैं थ्रू आउट द लिक्विड बल्क। ओके, इसके अलावा क्या है? This means particles of components of mixture are uniformly distributed throughout the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout। अगर हमने शुगर सोल्यूशन मान लो लिया है, ठीक है, शुगर सोल्यूशन लिया है, इसमें ये हमने शुगर डाली थी तो वो इवनली मिक्स हो गई है। अब चाहे आप इसका यहाँ से सैंपल लो, चाहे यहाँ से सैंपल लो, चाहे यहाँ से सैंपल लो, जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा, सेम चीज ही मिलने वाली है। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें हमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलती है, चाहे हम कहीं से भी उसका सैंपल निकाल कर टेस्ट कर लें, इसे हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, मतलब कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का होना। ठीक है, दूसरी चीज आती है हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात। तो अब आप समझ पाओगे हेट्रोजीनस मिक्सचर में मैंने क्या किया है, एक बीकर लिया है, इसमें पानी भर दिया है भाई। ठीक है, इसके बाद हमने डाली है सैंड। तो सैंड तो डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है तो वो नीचे जाकर के सेटल हो गई है, भारी होती है ना सैंड, तो नीचे सेटल हो गई है भाई। कभी देखा है कि सैंड तैर रही है? यहाँ बीच में कभी नहीं मिलेगी, आप खुद भी करके देख लेना। एक मग लेना और उसमें मिट्टी डाल देना, वो नीचे जाके बैठ जाएगी, तैरेगी नहीं बीच में। लेकिन हो सकता है सैंड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो जैसे ड्राई लीव्स, वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ओके, फिर हमने क्या किया है, उसके बाद हमने क्या किया है, शुगर डाल दी है। ओके, मतलब आप बोल रहे होगे कि मैम क्या ही बना रहे हो, तो बेटा ये समझा रहे हैं कि क्या होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या कर दिया है, शुगर के क्यूब्स डाल दिए हैं और पूरा मिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारी सैंड है ये किस तरह की है, हैवी है, वो जाकर के नीचे सेटल डाउन हो गई है। अब आप यहाँ से जब इस पर्टिकुलर मिक्सचर की स्टडी करोगे तो यहाँ के मिक्सचर में आपको अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे। यहाँ से आपको शुगर मिल जाएगा, ठीक है, वाटर मिल जाएगा और हो सकता है ड्राई लीव्स का कुछ पोर्शन आ गया हो। फिर यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा क्वांटिटी किसकी मिलेगी, सैंड की मिलेगी। तो एक सैंपल तो हमारा ये हो गया, दूसरा सैंपल हमारा ये हो गया जिसमें हमें सैंड वैंड ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तीसरा सैंपल हमने कहां से निकाला, बीच में से निकाला। तो बीच में से जब हम सैंपल निकालेंगे तो ना इसमें हमें लीव्स मिलेंगी ना सैंड मिलेगी, हमें केवल और केवल शुगर सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सिंस हमने सैंड मिलाई है उसमें, वो काफी गंदा गंदा होगा, है ना, उसको पीना वीना मत, और रुआवजा रसना ये सब तो बिल्कुल भी मत बनाना। ठीक है, बिकॉज इट इज डर्टी, हमने मिट्टी मिलाई है। ओके, तो इस तरह के ये जो हमें 3 सैंपल्स मिले हैं, अब जब हम इन्हें एनालाइज करेंगे तो ये डिफरेंट कॉम्पोजिशन के होंगे। यहाँ पर हमें सैंड मिली है, क्या वो इस वाले सोल्यूशन के जैसा है? ये तो बिल्कुल शुगर सोल्यूशन जैसा मिला है हमें, है ना। यहाँ पर ड्राई लीव्स भी प्रेजेंट है, तो 3 अलग अलग चीजें हमें मिली। तो ऐसे मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं, जिसमें कॉम्पोजिशन आप अगर स्टडी कर रहे हो अलग अलग सेक्शन से तो वो आपको अलग अलग मिलती है। क्लियर बात है? ओके, ठीक है। अब शुगर सोल्यूशन एंड एयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। एयर को होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बोला है? क्योंकि जितनी भी एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है, इसमें क्या है, एक्सक्लूसिवली जो भी हमारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी गैसेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट। ऐसा नहीं है कि एक जगह नाइट्रोजन ज्यादा है, एक जगह CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन एक जगह ज्यादा है तो वो उधर वाला इंसान मर रहा है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, राइट। तो एयर एग्जाम्पल है होमोजीनस मिक्सचर की, क्योंकि जितनी भी गैसेस होती हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, फिर आता है शुगर सॉल्यूशन।
शुगर सोल्यूशन में भी हमने देखा कि जो भी हमने बीकर लिया था उसमें पानी लिया था और शुगर क्यूब्स डाल दिए थे, मिक्स हो गए वो यूनिफॉर्मली भाई। इसको अगर आप शुगर तो दिखती नहीं है मिक्स होने के बाद, चलो छोड़ो शुगर को छोड़ो, आप क्या करो कि एक इंक का ड्रॉप लो और वो पानी में डाल दो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब आप स्टर कर दोगे उसको तो पूरा हमारा जो लिक्विड बल्क है वो कलरफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स हैं उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को पूरे लिक्विड बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स। क्लियर बात है। चलो अब इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इसके ऑपोजिट, जब भी इन कॉन्ट्रास्ट जैसा वर्ड आए ना, मतलब इसका उल्टा क्या होता है, ये कि इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कॉम्पोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होती है। अभी हमने देखा, ओके, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन्स एंड पल्सेस अलॉन्ग विद सम डर्ट। इनने दूसरा मिक्सचर बना दिया। इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें सॉल्ट था, ओके वेट, इन्होंने एक बीकर लिया, ओके, फिर इसमें इन्होंने सॉल्ट डिप कर दिया, फिर कुछ शुगर क्यूब्स भी, ये सब नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, ग्रेन्स है कुछ हमारे पास, ओके, एंड देन पल्सेस along with some dirt, ये सारी चीजें इसमें हैं, often stone pieces। अब इस तरह का मिक्सचर जब हम निकालेंगे कहीं से, तो जरूरी नहीं है कि इतने सेक्शन में जो हमें शुगर क्यूब्स जितने मिले हैं या ग्रेन्स जितने मिले हैं वो इस सेक्शन में भी मिले, नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप कितना भी उसको यूनिफॉर्मली मिक्स कर लो, आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर बात है। चलो ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस में हमने डिवीजन कैसा देखा था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। कैसे कि इनमें जो भी प्रेजेंट है ना, सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट है, एक जैसी चीज प्रेजेंट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के, उनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। ऐसा नहीं है मिक्सचर्स के जैसा कि कितना भी कुछ भी डल रहा है, नहीं, इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब इसमें जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है ये तो हमारे एलिमेंट्स हो गए, लेकिन वाटर और ग्लूकोज ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गए, ठीक है। चलो अब वाटर एंड ग्लूकोज, आप बोलोगे मैम इसमें भी तो वाटर है, क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई और चीज इसमें आ सकती है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप समझो, यहीं से हम समझ लेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर कैसे डिफरेंट है। ये हमारा वाटर है, ओके। अब यहाँ पर ग्लूकोज है, वाटर एक अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, ग्लूकोज एक अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो भाई क्या, तब दोनों को मिक्स कब करते हैं, जब तबियत खराब होती है, ग्लूकोज पीते हैं ना, है ना। तो उस केस में हमने क्या किया, एक प्योर सब्सटेंस लिया, दूसरा प्योर सब्सटेंस लिया और उनको मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दो प्योर सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं तब हमें मिक्सचर मिलता है, और ये अपने आप में क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। चलो, glucose contains carbon, hydrogen and oxygen in a fixed ratio and its particles are of same composition. Glucose का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, C6H12O6, ठीक है। आप कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टडी कर लो, आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी रेशियो में मिलेंगे, ठीक है, इसी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में मिलेंगे। दिस इज फिक्स्ड, इसीलिए हम इनको प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, ओके। नाउ हेंस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंसेस, ग्लूकोज हैज द फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है। क्लियर बात है। चलो ओके, प्योर सब्सटेंसेस कैसे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ओके। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। कैसे, एलिमेंट अगर है, मान लो एलिमेंट, अब सिल्वर ले लो, चलो सिल्वर का हमने एक पीस ले लिया है, या सिल्वर कॉइन ले लिया है, ये हमारा सिल्वर कॉइन है। तो इसके जो एटम्स हैं, ये एक एक एटम क्या है, सिल्वर एटम है, सिंगल एटम इज सिल्वर एटम, और हर सिल्वर एटम की वही प्रॉपर्टी होगी, इस सिल्वर एटम की वही प्रॉपर्टी होगी जो इन सारे सिल्वर एटम्स की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट के पार्टिकल्स है ना, हमारा सिल्वर एटम है या सिल्वर एलिमेंट है, इसके ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, इनकी
सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एटम्स हैं। अच्छा, ये लाइन समझ नहीं आई होगी कि ये जो पार्टिकल्स हैं या तो ये एज एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं या एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्यों बोला है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन एटम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है ना, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों भाई? क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 10th में बहुत पढ़ा है ऑक्टेट वॉक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, है ना, कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़े। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है? एक और अपने भाई को बुलाता है कि भाई ऑक्सीजन एटम तू आ जा, अपन बॉन्डिंग कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं और बढ़िया रहते हैं। तो यही क्या करता है, एक ऑक्सीजन एटम हुआ, दूसरा ऑक्सीजन एटम हुआ, मिल करके क्या बन गए? O2। तो है तो ये एलिमेंट्स इंडिविजुअली एलिमेंट्स है, लेकिन इनको जीना है ना भाई, इनको भी तो नेचर में एग्जिस्ट करना है। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। दो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं ऑक्सीजन का। तो वही चीज यहाँ पर बोली है, ठीक है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन भी ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, H2, ठीक है। चलो, so their all atoms are of one type, however the atoms of different elements are different in nature। अगर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वो तो सेम होंगे, उसके जो एटम्स हैं वो सेम होंगे। यहाँ पर सिल्वर के एटम्स सारे सेम हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मान लो मैंने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, ओके, चलो कॉपर सर्कल में नहीं लेते हैं, मान लो ये कॉपर है। अब ये जो कॉपर के एटम्स हैं ये तो डिफरेंट होंगे ना भाई। सिल्वर और कॉपर देखने में भी तो अलग अलग लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनके एटम्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। तो वही चीज बोली जा रही है यहाँ पर कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट इन नेचर होते हैं। सिल्वर के अलग होंगे, कॉपर के एटम्स अलग होंगे, उनकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। चलो, ओके। अब सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन एटम्स एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, लेकिन कुछ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एटम्स, जैसा कि मैंने आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का केस बताया। यहाँ पर तो सोडियम ऐसे ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, सोडियम एलिमेंट हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। लेकिन जब बाकी किसी एटम या बाकी किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करें। तो वही यहाँ पर बोला है कि सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम, कॉपर कंटेन एटम्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, whereas in some others the constituent particles are molecules which are formed by 2 or more atoms, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने कभी भी हाइड्रोजन को ऐसे सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखा, ऑक्सीजन को ऐसे नहीं देखा, हमेशा कैसे होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इवन नाइट्रोजन भी, ठीक है। ओके, तो जब दो एटम्स सेम एटम्स कंबाइन कर लेते हैं तो वो अपना रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल दे देते हैं, जो कि हमारे सामने है, ठीक है। चलो, when 2 or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained। कब मिलता है हमें मॉलिक्यूल? कि जब दो या उससे ज्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट भी हो सकता है, सेम एलिमेंट होगा तो हमें ये मिलेगा। मान लो ऑक्सीजन के 2 एटम्स की जगह 3 एटम्स कंबाइन कर लेते हैं तो हमें ओजोन मिल जाता है, कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। यहीं पर बात होती है कि अगर एलिमेंट्स सेम नहीं है, यहाँ पर तो एलिमेंट्स सेम थे, लेकिन अगर एलिमेंट्स सेम नहीं है तो हमें दूसरा कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वाटर मॉलिक्यूल। तो दैट इज व्हाट इज सेड कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड जब या तो सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करें या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करें, ओके। चलो, अब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्या समझ आता है इस लाइन से? एक कंपाउंड है, उसको जिन भी एलिमेंट्स ने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल वाटर ही ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? कि ये
लिक्विड इन नेचर होता है, वाटर लिक्विड होता है ना, लेकिन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज अ गैस। तो एलिमेंट्स के जब ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में हैं तब ये एज गैस हैं, लेकिन जब ये अपने कंपाउंड फॉर्म में है, ये मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो वही बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स एक इस कंपाउंड को बना रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस वेयर इज द कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन जो कि है वाटर इज अ लिक्विड। ओके, चलो फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ऑक्सीजन जो इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, वाटर एज अ कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है, आग लग जाती है भाई इससे, लेकिन ये जो प्रेजेंट है हमारा एलिमेंट ऑक्सीजन, ये सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, O2 क्या होता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब कि प्रमोट करता है बर्निंग। लेकिन जो इससे कंपाउंड बन रहा है, इस एलिमेंट को लेकर के जो कंपाउंड बन रहा है वाटर, ये क्या करता है, पानी को, आग को बुझाता है। उल्टे उल्टे काम नहीं हो रहे, मतलब कॉन्ट्रास्ट वाली चीजें नहीं हो रही कि ये आग लगाता है, ये आग बुझाता है। तो हाँ, this is what is chemistry. It is interesting to note that hydrogen burns with a pop sound and oxygen is a supporter of combustion, but water is used as a fire extinguisher. इनसे जो मिलकर के कंपाउंड बन रहा है वो as a fire extinguisher यूज होता है। Interesting to know that. ठीक है, चलो ओके गाइस, तो फिर दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। एंड अगर पसंद आया है तो डू गिव द लाइक्स, शेयर दी चैनल एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का, दैट इज फ्री एजुकेशन का यूज उठा सकें। ऑलराइट, चलो तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।